नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान का सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब राजस्थान की सरजमी पर दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई। वैसे तो दिल्ली पुलिस की एक टीम राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप के एक मामले में गिरफ्तार करने जयपुर पहुंची थी, लेकिन रोहित घर पर नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक एसीपी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में 15 से 20 पुलिसकर्मियों की टीम रविवार को जोशी के जयपुर स्थित आवास पर पहुंची। उसके बाद पुलिस की टीम ने सिविल लाइंस एरिया स्थित दूसरे घर की तलाशी ली, लेकिन रोहित जोशी को फरार पाया, जबकि मंत्री महेश जोशी उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में भाग लेने गए हैं। जानकारी तो ये भी है कि पुलिस ने रोहित के घरवालों को इस केस के बारे में बताया है और रोहित के ठिकानों की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि 23 वर्षीय महिला ने दिल्ली पुलिस में रोहित के खिलाफ कई बार रेप का केस दर्ज कराया है। रोहित के फरार होने के बाद दिल्ली पुलिस ने घर के दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया और रोहित को दिल्ली के सदर बाजार थाने में 18 मई 2022 दोपहर 1 बजे तक हाजिर होने के लिए कहा है। हालांकि राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी ने पुलिस की जांच में सहयोग करने की बात कही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि महेश जोशी सच में पुलिस का सहयोग करेंगे या उनका ये बयान सियासी डायलॉग मात्र है। मुझे भी अभी चैनलों से मालूम पड़ा। मेरे से अभी तक पुलिस के किसी भी व्यक्ति ने कांटेक्ट नहीं किया। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, कानून को मानने वाला आदमी हूँ। दिल्ली पुलिस मुझसे संपर्क करेगी तो जो मुझसे पूछेगी मैं उसका उचित जवाब दूंगा। जांच में पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। पुलिस जांच करे और जो सच्चाई है उसको सामने लेकर आए। अभी नोटिस में 18 तारीख को कहा गया है कि रोहित दिल्ली पुलिस के सामने दोपहर 1 बजे हाजिर है, क्या वो जाएंगे? तो मैं कानूनी राय तो करनी पड़ेगी। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि यहाँ आई हो। सर, कोई लीगल रेमेडी लेने का? कानून तो सबके लिए समान है और कानून में जो प्रावधान होंगे वो सब प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं सच्चाई के साथ हूँ, न्याय के साथ। कॉन्स्पिरेसी नजर आती है कि कुछ नहीं कहूँगा, ये बातें जांच को प्रभावित करती हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं कानून के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। जो अगर प्रदेश के कुछ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामले दर्ज है, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस की कार्यशैली सही है? मैंने कहा था, अभी मैं कुछ नहीं। अगर दोष सिद्ध होता है तो आपको लगता है कि आपके बेटे को? मैंने कहा ना, ये सब आगे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। मैंने कभी भी न्याय से इतर कोई काम नहीं किया और भविष्य में भी न्याय के अलावा कानून के लगातार महेश जोशी पर दबाव और अब दिल्ली पुलिस का नोटिस 18 मई को हाजिर होने की बात। ऐसे में सबसे बड़ी बात कि सियासी गलियारे में और गहलोत के बिल्कुल निकटस्थ महेश जोशी लगातार सियासी चालों से विपक्ष को परेशान करते रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी कुचाल में फंस गए हैं जिसमें ना जवाब दे पा रहे हैं और ना बचाव कर पा रहे हैं। और इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्याम झा, बीजेपी नेता, और पप्पू कुरैशी, समाजसेवी। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले श्याम जी, ये जो मामला हाई प्रोफाइल सियासी गलियारों में दौड़ रहा है और जिस तरह लगातार ये बताया जा रहा है कि पहले इसको सेटल करने का प्रयास किया लेकिन फिर नहीं हुआ और फिर अंत में एफआईआर हो गई, क्या मायने हैं? क्या राजनीतिक विरासत का लगातार गलत इस्तेमाल होता जा रहा है? और ये सबसे बड़ा उदाहरण इस समय राजस्थान में राजनीतिक विरासत के दुरुपयोग का आ रहा है। राजस्थान सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान
मर्दों का राज्य है, ये बलात्कार की घटनाएं होती रहती है। तो जब एक मंत्री इस तरह का बयान देता है तो बड़े ही शर्म की बात है कि एक राजस्थान का क्या हाल होगा, ये विचारणीय है, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और राजस्थान को जब से इस कांग्रेस सरकार ने संभाला है, राजस्थान रेपिस्तान हो गया है। राजस्थान का नया नाम रेपिस्तान हो गया है। आज राजस्थान में कोई भी देश नहीं रहता जिसमें अखबार बलात्कार की घटना ना हो, हत्या की घटना ना हो, लूटपाट की घटना ना हो। इसके अलावा आज केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नई इन्होंने जोड़ी है, राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का बलात्कार करो और बेटी की हत्या करो, बेटी को कुएं में फेंक दो। ये राजस्थान सरकार की नई नीति है, नया नारा है राजस्थान सरकार का। जहाँ राज्य के मंत्री इस तरह का बयान देंगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे और राजस्थान सरकार के जो मंत्री अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इस प्रकार के रंग को, जहाँ अन्याय हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, राजस्थान में थाने में न्याय के लिए पीड़िता जाती है, थानों में बलात्कार की घटनाएं ऐसे तक देखने को मिली है। ऐसी सरकार के साथ और क्या अपन आशा रख सकते हैं? दिनेश जी, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? इस तरह एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है और लगातार यह आरोप लग रहा है कि पहले इस मामले को कहीं ना कहीं सेटलमेंट का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन फिर ये सियासी गलियारों में मामला आ चुका था पहले, लेकिन अब जब बिल्कुल एकदम सामने आ गया है तो ऐसे में महेश जोशी भी कह रहे हैं कि कानून का साथ देंगे और कहीं ना कहीं कानून के अनुसार चलेंगे। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि सत्ता में रहते हुए जिस तरह वो सियासी चालें चलते रहे हैं और अब ये मामला सामने आया है तो उलझन जरूर है, लेकिन सुलझाने का भी प्रयास करेंगे? सिद्धू साहब, ये इस मामले को सत्ता से जोड़ना नहीं चाहिए। ये मामला ऐसे ही है जैसे और अन्य मामले होते हैं, क्योंकि सीधा सच्चा 2-3 महीने पहले की घटना बता रहे हैं। मैं ये अपनी न्यायिक सोच है दिमाग में कि 3 महीने से उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई तो क्या उसको एक भी मौका नहीं मिला कि वो जाके अपनी गुहार लगा कि पुलिस थी तो 156(3) में जाती, मजिस्ट्रेट के थ्रू इस्तीगासा दर्ज कराती, फिर आती। इस घटना में लगता मुझे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है। ये घटना उतनी ऐसा नहीं है जैसा अन्याय बताया जा रहा है, ऐसा अन्याय हो गया, ये हो गया और उसको पूरा में जहर बना दिया, पता नहीं ये सारी घटनाओं को ये आता है ये पूरा बना दिया। लेकिन ये भी एक बात है कि सवाई माधोपुर का एड्रेस है लड़की का और लड़के का एड्रेस है जयपुर का, फिर एफआईआर दिल्ली में क्यों हुई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा प्रश्न है सर कि 0 नंबर एफआईआर दिल्ली में दर्ज हो गई और एफआईआर के नीचे अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो मैंने पूरी एफआईआर पढ़ी है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि हमने इनका परीक्षण कराया लड़की का और सब कागजात सारे हमने इकट्ठे करके इनको नियमानुसार सवाई माधोपुर भेजा जा रहा है। ये एफआईआर में लिखा हुआ है। उसके बाद अगले दिन आता है कि नहीं सवाई माधोपुर नहीं भेजेंगे, इसकी जांच तो दिल्ली पुलिस ही करेगी। ऐसा दिल्ली पुलिस क्या जांच करेगी? इसमें सवाई माधोपुर की पुलिस क्या जांच करने में सक्षम नहीं है? सवाई माधोपुर की पुलिस भी सिर्फ उनको यही तो लग रहा था कि सरकार जो एक्यूज है उसके फादर मंत्री हैं तो उससे कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो दिल्ली में भी जांच हो रही है मैटर की, दिल्ली में जांच हो रही है तो उससे कोई ये तो कारण कोई हमने दिल्ली में इसलिए रखी है, दिल्ली में रखी है तो दिल्ली का नंबर क्या है एफआईआर का? दिल्ली में अभी भी आज तक उसका 0 नंबर ही है। 0 नंबरी का मतलब है सिर्फ
जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे 0 नंबरी FIR वहाँ जाएगी जहाँ FIR वहाँ जाएगी जहाँ उसका जुरिस्डिक्शन होगा, हम्म, जहाँ घटना घटित हुई होगी। हम्म, लेकिन अभी भी दिल्ली में जांच हो रही है और FIR नंबर 0 नंबर ही है अभी भी। तो ये सब, इन सब चीजों के पीछे कानून की सलाह लेनी चाहिए। और वहां का जो दिल्ली का प्रशासन है, क्या उनके दिमाग में नहीं आ रही कि 0 नंबरी FIR का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी मैटर का। अगर मैटर की घटना जब सवाई माधोपुर में घटी है तो सवाई माधोपुर में भेजो। और अगर ये होगा कि पुलिस जांच सही नहीं की तो कोर्ट कचहरी यहाँ भी है, यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट है और नीचे की कोर्ट है, उसमें द्वार लगा सकती ठीक है, जांच सही नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है। दिल्ली में जांच हो- मैं आता हूँ आपके पास। पप्पू कुरैशी जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और महेश जोशी को और तमाम जो अब आरोप लग रहे हैं रोहित जोशी पर, उसको कैसे देखते हैं पूरे मामले को? वहाँ आप स्थानीय हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करूंगा। और मैं एक समाज सेवी हूँ, क्षेत्रीय स्थानीय व्यक्ति हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं इनकी आपसी सहमति भी है, लेकिन इसमें ये तो क्लियर है कि इसके साथ एक कम से कम धोखे से ये काम किया गया है। जैसे कि उसके पास एविडेंस, इस चीज के सबूत हैं, रिकॉर्डिंग है। ये कहा गया कि भाई मेरी पत्नी से मैं परेशान हूँ। पहले उसने उसके स्टेटमेंट के आधार पर चले तो स्टेटमेंट उसका ये, मेरे साथ चूल्हा कुछ पिला के और बलात्कार किया, और जब मैं होश में आई तो मेरे को फोटो तस्वीर दिखाई गई, खींच लिए कराया गया कि अगर तुम किसी से बोलोगी तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और उसके बाद ये कहा गया कि मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरी बीवी से मैं परेशान हूँ। उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि भाई मैं मेरी बीवी से 45 हूँ, परेशान हूँ, मैं उससे डिवोर्स फाइल करके और आपसे शादी करूंगा। और लंबे समय तक इसकी प्रक्रिया चलती रही। जिस तरीके के उसके बयान और वो एविडेंस जो उसने दिए हैं, पुलिस को भी जो एविडेंस बताए उसमें ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसने उसके साथ लगातार लंबे समय से ये धोखे में रखता गया कि भाई मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपसे शादी करूंगा। और उसको दिलासा देते देते एंड में जब उनके ये करीब 25 फरवरी को जयपुर से ये लोग चले गए थे, और फिर सदर थाने में एक FIR दर्ज कराई रोहित जोशी की पहली बीवी ने, और सदर थाना इनको दिल्ली से लेके आया। और दिल्ली पुलिस ने जो गाड़ी रास्ते में रोककर जो बयान लेना चाहिए युवती के, तब उसको ये शंका हुआ कि ये रोहित और ये परिवार अब मेरे खिलाफ है सर। और उसके बाद लगातार उसने स्टेटमेंट में दिया है कि मैं कमिश्नर पंडाली के अधिकारियों से गुहार लगाती रही हूँ, लेकिन वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में दिल्ली की तरफ कुंज मैंने किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने बड़ी बारीकी से देखा है कि क्यों ना जाए दिल्ली पुलिस इंसान। यहाँ की पुलिस, अधिकतर यहाँ की पुलिस सिस्टम से, कानून पंडाली से काम ना करके विशेष नेताओं के, मंत्रियों के कहने पर काम कर रही है। अभी मैं अगर न्यूज के अलावा सामने बैठकर आपको बात बताऊं, मेरे कहने ऐसे तथ्य हैं कि पुलिस आंख पे पट्टी बांध करके सरकार के नुमाइंदों के लिए काम कर रही है, भूमाफियाओं के लिए काम कर रही है, तो क्रिमिनल्स के लिए काम कर रही है। और जो लोग न्याय चाहते हैं, जिनको जो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय से वंचित है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसी कई घटना मेरे पास है। अगर जरूरत पड़े तो कभी बड़ी डिबेट में मुझे बिठाना, मैं आपको विद तथ्यों के प्रमाणित बताऊंगा आपको सारी बात। बिल्कुल। श्याम जी, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस कहीं ना कहीं प्रभावित है, और शायद इस केस में भी ये हो रहा है। कैसे देखते हैं? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। श्याम जी, क्या वाकई में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप है पुलिस के लिए? देखिए, पुलिस जो आती है राज्य सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ऐसे में हम सोचे कि राज्य के मंत्री इसको जांच को प्रभावित नहीं करते, या राजस्थान के मंत्री के प्रभाव में नहीं आएगी, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और इस ऐसी स्थिति में जहां आम जनता को न्याय नहीं मिलता, सामान्य रूप से, जैसा कि अभी पप्पू कुरैशी जी बोल रहे थे कि सामान्य रूप से ही जो परिवादी है
उसके साथ दोगला व्यवहार, सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ ये हाई प्रोफाइल मामला है, मंत्री के पुत्र इसमें सम्मिलित है, तो ये जाहिर सी बात है कि जांच को प्रभावित किया जाएगा और किस तरह से जांच को घुमा फिरा करके उल्टा उसको परेशान किया जा सकता है, फरियादी को परेशान किया जा सकता है। और मेरी जानकारी में यह है कि फरियादी को जिस प्रकार से धमकी दी गई है कि तेरे को भवरी देवी, जो एक बहुत बड़ा कांड हुआ था राजस्थान में, कि तेरे को भवरी बना दूंगा, तो कहीं ना कहीं उसको जान का भी डर है, इसलिए वो कहीं ना कहीं छुपके है, दिल्ली में है और उसको अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है। ये एक बहुत शर्म की बात है। न्याय तो छोड़िए, आप न्याय की बात करते हैं, उसको जान पे बनी पड़ी है, वो जान बचाने के लिए भागी भागी फिर रही है। ठीक है दिनेश वशिष्ठ जी, इतना हाई प्रोफाइल केस है, सरकार को आगे बढ़ के नहीं कहना चाहिए कि कम से कम उस लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, और एक मैसेज लोगों में जाना चाहिए कि पुलिस और सत्ता दोनों लोगों के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन हित दिख नहीं रहा उतना। देखिए जी, इसमें कोई संदेह नहीं, लड़की को सुरक्षा मुहैया की जानी चाहिए, क्योंकि ये मैटर ही ऐसा है, इसमें अगर सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है तो सरकार की इज्जत और बढ़ती है और सरकार के कानून और न्याय पे विश्वास भी बढ़ता है आम जनता का। लेकिन अभी पोजीशन ये है कि दिल्ली पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई हुई है इस लड़की को दिल्ली में। मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दिल्ली में जी। जयपुर में तो अभी कुछ एक कदम भी नहीं बढ़ाया जयपुर, राजस्थान सरकार का या और उनका कोई अभी इसमें हस्तक्षेप है नहीं कुछ भी। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। जैसा कि रोहित जोशी के पिता ने कहा है कि मैं न्याय में विश्वास करता हूँ और जो न्याय करेगा, कानून सम्मत जो होगा वो मुझे मान्य है। नहीं वो क्या न्याय करेंगे आप दिनेश जी, वो क्या न्याय करेंगे जिस राजस्थान में कद्दावर मंत्री अशोक गहलोत सरकार के ये बोलते हो कि रेप के मामले में ये मर्दों का राजस्थान है, उसमें क्या न्याय करेंगे वो महेश जोशी के? सब कहने की बात है, खुद न्याय करने की सर, वो न्याय करने की बात नहीं कर रहे रसूल साहब, न्याय की बात हो रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। हाँ, लेकिन वो क्या न्याय देंगे आप बताइए। मैं कानूनी पक्ष आपसे, मैं राजनीतिक सवाल है, लेकिन वो क्या राजस्थान में क्या न्याय मिलेगा जिस राजस्थान में कद्दावर मंत्री गहलोत सरकार का ये कहता हो कि मर्दों का राजस्थान है? बताइए, शर्मनाक नहीं है? बहुत शर्मनाक है, ऐसा वक्तव्य बहुत शर्मनाक है। मैं तो उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन इस समय जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं है। ठीक है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। श्याम जी, जिस राजस्थान में एक कद्दावर मंत्री ये कहते हो रेप के मामले में कि तो मर्दों का राजस्थान है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? अलवर में एक बिटिया की जो घटना है उसको छुपाया जाता है, लगातार पुलिस छुपाती है और कई दिनों तक पता नहीं चलने देती, महीनों तक के दरअसल मामला क्या है। क्या लगता है कि उस राजस्थान में न्याय मिल सकता है किसी गरीब और मजलूम को? बताया चंद्रशेखर जी पहले भी कि राजस्थान रेपिस्तान बन चुका है। आज राजस्थान में जब से कांग्रेस ने सरकार संभाली है, सत्ता संभाली है, आप एक दिन जी श्याम जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? और बलात्कार से अटा पड़ा है। आज तक कितने लोगों को न्याय मिला है राजस्थान में? और जहाँ मंत्री यह शब्द कहे विधानसभा में, आप सोचे कि राजस्थान की जनता का कितना बड़ा अपमान है कि वहाँ आपने एक मंत्री को चुनकर भेजा और विधानसभा में वो मंत्री जाकर के बोलता है कि ये मर्दों का राज्य है। यहाँ महिलाओं का कितना बड़ा अपमान है। राजस्थान की महिलाओं को क्या अपेक्षा होगी ऐसे राज्य सरकार से, ऐसे मंत्रियों से कि यह बलात्कार की घटना होना सामान्य बात है, मर्दों का राज्य है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। लेकिन महिलाओं के लेकिन श्याम जी,
लेकिन श्याम इतना जी, बड़ा घटता है जो ये श्याम जी महिलाओं की देखिए, जो बात करते हैं, कन्हैया कुमार भी और जो राजस्थान महिलाओं के आते लिए हैं। सोच और कतरी करने में ये फर्क साफ स्पष्ट नजर आता है। देखिए श्याम जी, कन्हैया कुमार भी राजस्थान आते हैं और राजस्थान में इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन दरअसल सवाल ये है कि बीजेपी कहाँ है। श्याम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप मेरे सवाल को? सर एक ही है सर, मैं आ रहा हूँ पप्पू कुरैशी जी, आ रहा हूँ आपके पास। पप्पू कुरैशी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। चंद्रशेखर जी एक बार रिपीट करिए दोबारा। श्याम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कन्हैया कुमार भी राजस्थान आए हुए हैं नवसंकल्प चिंतन शिविर में। कहाँ है युवा मोर्चा और कहाँ है एबीपी और कहाँ है बीजेपी? देखिए चंद्रशेखर जी, ये राजस्थान में जो चिंतन शिविर जो है कांग्रेस का, ये चिंतन शिविर केवल और केवल ये दिखाने के लिए है कि राजस्थान में किसका वर्चस्व है, अशोक गहलोत का या सचिन पायलट का। अशोक गहलोत यहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाने के हिसाब से यहाँ पे चिंतन शिविर रखवाया गया है यहाँ राजस्थान में। चलिए, और रही बात कन्हैया कुमार, तो ये तो कांग्रेस का एक चरित्र है कि कन्हैया कुमार जैसे चलिए ठीक है, और हम ऐसे बहस से कई नहीं नाम करते हैं हैं। जिनको इन्होंने कांग्रेस ठीक है। में बड़े पदाधिकारी और बड़े पदों पे आसीन कराया है कि जिनका कांग्रेस में का जो दोगला चरित्र है वो सामने आता है कि ठीक जो है। देश के टुकड़े करने की बात ठीक है, करते ठीक है। हैं, उनको ये लोग अपने अधिकारियों में ठीक है, पदाधिकारियों में शामिल बिल्कुल। करते हैं। मैं आता हूँ देते हैं, आपके पास। मंत्री पप्पू बनाते हैं। कुरैशी जी, कैसे देखते हैं पुलिस का बर्ताव? क्या लगता है आपको आमतौर पर कि पुलिस बराबर सुन रही है लोगों को या न्याय कर रही है वहाँ पर? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने पूरे 4 साल होने को आए विपक्ष की भूमिका कब निभाई है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करें। ये कभी भी गरीब वंचित और लोगों के लिए न्याय के लिए बीजेपी ने विपक्ष में आवाज नहीं उठाई, ना कभी बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस आवाज उठाती है। ये आप इस चीज का चाहे आप सर्वे कर लेना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, महेश जी ने भी एक सज्जन ने कहा, महेश जी ने कहा मैं न्याय और सच के साथ हूँ। साहब वो न्याय और सच के साथ होते हैं तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तीफा देते हैं, क्योंकि मदेरणा जी और बाबूलाल नागर जी के साथ इन्हीं घटनाओं में इस्तीफा हो चुका है। तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। महेश जी ने ये भी कहा कि मेरा बेटा संस्कारी है, तो अगर आपका बेटा संस्कारी है तो ये जो जगह जगह गोपियों के साथ गोदियों में बैठे फिरते हैं आपके बेटे, ये क्या यही संस्कार सिखाए आपने? और रही बात कथनी और करनी में, या आप जो कहते हैं महेश जोशी जी कि मैं न्याय प्रक्रिया के साथ हूँ, सच के साथ हूँ, तो हम महेश जोशी जी की कथनी और करनी को जानते हैं कि उनका न्याय किन लोगों के साथ है। उनका न्याय होता है भूमाफियाओं के साथ, उनका न्याय होता है गुंडों के साथ। कभी भी गरीब और वंचित जो न्याय के लिए मोहताज तरस रहे हैं उन लोगों के साथ कभी महेश जोशी जी खड़े नहीं हुए। ये इतिहास है। और रही बात पुलिस की, वो 3 महीने 2.5 महीने पहले लगातार 3-4 बार कंटिन्यू कमिश्नर एक में गई है और अधिकारियों से गुहार लगाई है उसने, यहाँ सुनाई नहीं हुई, तब वो दिल्ली गई है। लेकिन सुनवाई नहीं हुई उसकी। सुनवाई नहीं जी। दिनेश जी, कैसे देखते हैं कि पुलिस कई बार खानापूर्ति करके रह जाती है और तमाम मामलों पर एक धूल जम जाती है, और बड़े ये अफसोस की बात है कि पुलिस का चरित्र इस तरह सामने आता है। देखो साहब, ये जो घटना जैसा अभी पप्पू कुरैशी जी बता रहे थे कि महेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए, महेश जोशी का पुत्र इसमें अभियुक्त है। महेश जोशी अभियुक्त नहीं है, और महिपाल मदेरणा और मलखान मदेरणा में वो दोनों खुद अभियुक्त थे, इसलिए उनका रिजाइन हुआ था। पावर में महेश जोशी, मैंने आपकी बात सुनी थी ना कुरैशी जी, धैर्य रखो, सुनने का मादा रखो। इस समय इस घटना में सच्चाई क्या है ये तो अभी एविडेंस आएंगे तब पता चलेगा। अभी जो प्राइमा फेसी लेकिन दिनेश जी, क्या लगता नहीं है आपको कि राजनीतिक हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं पुलिस प्रभावित है राजस्थान में लगातार? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिनेश जी, नहीं लगता है कि राजस्थान में पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित है, और इसके मामले लगातार देखने को मिलते हैं? अलवर में जो हुआ वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप था कि इतना बड़ा मामला दबाने की भरपूर कोशिश की गई। देखिए जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ चंद्रशेखर जी, लेकिन फिलहाल
राजस्थान में ये मैटर नहीं है, ये मैटर दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस के जब बहुत ईमानदार अफसर इसमें जांच में लगे हुए हैं। अगर ये दिल्ली पुलिस भी अगर पे भी संदेह किया जाए तो फिर कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन जांच करके कहाँ जाएगी ये? जांच करके दिल्ली पुलिस किसको देगी सारी जांच? नहीं, जांच करके सारा इन्वेस्टिगेशन करके राजस्थान पुलिस को दे देगी। अगर 0 नंबरी FIR रही तो राजस्थान सरकार को दे देगी। राजस्थान में चलो आप सरकार को पुलिस को मिली भगत मान लो, मंत्री है इन्वॉल्व, लेकिन न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जहाँ आपने को ये लगता है कि ये इसमें अन्याय हो रहा है विक्टिम को, वो जाए कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। ऐसा थोड़ी है जब देश में लालू प्रसाद यादव को सजा हो सकती है। ऐसा कौन है, किसको नहीं हुई सजा? एक केंद्रीय मिनिस्टर है, उनका लड़का अभी भी जेल में है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जिसकी होती है तो उसकी वो कानून और नियमों को इग्नोर कर देगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कानून का शासन है देश में और भारत का संविधान उसके तहत हर नागरिक चलता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे साथ कहीं एक जगह पर अन्याय हो रहा तो दूसरी जगह पे दूसरे मंच पे चले जाओ। खुले हैं, अदालतें खुली हैं। लेकिन ये कहना कि साहब पूरा मंत्री भ्रष्ट है या कुछ जांच ही नहीं होगी, फिर तो चलो ये तो मैटर ऐसा है, और भी मैटर ऐसे हैं उनमें हर एक पर सरकार हस्तक्षेप करेगी, हर एक में कोई अन्याय होगा। ये इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, आने दो एविडेंस। अगर इसकी कैमरे ट्रायल हो गई जब तो बेचारे निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं। जांच बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो चार्जशीट कौन तैयार करेगा, दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस? नहीं, दिल्ली पुलिस करेगी। चार्जशीट दिल्ली पुलिस करेगी तो चार्ज लगा ही देगी जो धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ है। चार्ज वो नहीं लगाएगी, चार्ज तो कोर्ट लगाता है। हाँ। लेकिन वो धाराओं को तो प्रमाणित करेगी सारी जांच में। हाँ बिल्कुल प्रमाणित करेगी। प्रमाणित करके सारे जो डोजर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लाके यहाँ सवाई माधोपुर के कोर्ट में ले आएगी, सीधे ही पुलिस के पास लाएगी ही नहीं। पुलिस की जरूरत क्या, जब उन्होंने जांच कर ली तो दूसरी पुलिस जांच थोड़ी करेगी, सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ लाएगी और पेश कर देगी, ये लो साहब इस मामले में ये है, जो भी जांच सही करिए गलत करिए, जो जांच करिए वो ये जांच है। फिर मजिस्ट्रेट उसमें चार्ज लगा देगा। बिल्कुल। श्याम जी देखिए, दिनेश जी कह रहे हैं बहुत मामला एकदम सीधा साधा है और बहुत सीधे साधे से उनका तात्पर्य ये है कि अगर कानून में कहीं धाराएं लिखी गई हैं और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो बिल्कुल एकदम लीपापोती नहीं की जा सकती। मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि न्यायपालिका अपना काम करती है, लेकिन न्यायपालिका जो काम करती है, पुलिस जो तथ्य देती है उसी आधार पे काम करती है। आज अगर दिल्ली पुलिस अगर अच्छे से काम करेगी तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। लेकिन अगर राजस्थान पुलिस अगर इसमें इन्वॉल्व होती तो मैं पक्के विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस घटना में पूरी तरह से लीपापोती करके और इस घटना को पूरी तरह से उसको रोहित जोशी को निर्दोष साबित करके और पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। ये बात तय मानिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं राजस्थान में जहाँ पीड़िता को न्याय नहीं मिला, जब तक की ठोकरें खाई, थाने से एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने, और अंत में आप जानते हैं कि ये हर आदमी की कैपेसिटी होती है, थक के हार के घर बैठ जाता है। और इसमें तो जहाँ मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये पहली घटना है रोहित जोशी की जिसमें कि मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है जो कि केवल एप्लीकेशन बन के रह गई, परिवार बन के रह गई और उसको दबा दिया गया। तो ये राजस्थान गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूँ। और अगर आप बोलेंगे और अगर रोहित जोशी को या महेश जोशी जी को आपत्ति है तो वह मेरे मुझ पर मुकदमा दर्ज कराए, मेरी आरोप पर मुझ पर मुकदमा दर्ज कराए, मैं उस आरोप को सिद्ध कर दूंगा, मैं व्यक्ति को सामने खड़ा कर दूंगा। लेकिन इसमें महेश जोशी की क्या भूमिका मानते हैं आप? देखिए, महेश जोशी जी मंत्री हैं, रोहित जोशी उनका पुत्र है, और कहीं ना कहीं स्वाभाविक क्या होता है कि आप
अपने पद का दुरुपयोग करके आप कोई भी जो अपना पद का दुरुपयोग करते हुए जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको प्रभाव में लेकर के जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जैसा दिनेश जी बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें अगर कानून बिल्कुल एक तरफा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो फैसला होगा हक में। देखिए अगर श्याम जी मैं आपसे एक बीच में वो कर रहा हूँ, अगर आप महेश जोशी के इस्तीफे की बात कर रहे हो तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के के मुकाबले जब आरोप लगे थे। दिनेश जी आप ध्यान से सुनिए, मैं महेश जोशी के इस्तीफे की बात अभी नहीं की मैंने, ना अभी कर रहा हूँ। तो यही कह रहा हूँ वो मैंने इस्तीफे की कोई बात नहीं, यही तो है अपराध, एक पिता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि वो जिसका पिता है वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, बस इतना है। मैं ये तो जांच यहाँ चली नहीं रही, जांच चली रही है तो प्रभावित करेगा। आप दिनेश जी गलत कर रहे हैं मुझसे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर राजस्थान में जांच होती तो प्रभावित कर सकते थे, और ऐसा नहीं है। पहली घटनाएं पहले ये प्रभावित किया भी है उन्होंने, और वो मात्र एप्लीकेशन बन के रह गई है पहले कई चीजें। ठीक है, जयेश गुरनानी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। जयेश गुरनानी जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। जयेश गुरनानी जी, इतना बड़ा ये जो हाई प्रोफाइल मामला चल रहा है राजस्थान में, रोहित जोशी की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस पहुंच गई है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं उस लड़की को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और सरकार का ये पक्ष सामने आना चाहिए संवेदनशील, कि वो महिलाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है। लेकिन क्या करें उस राजस्थान का जिसमें कद्दावर मंत्री ये बयान देते हैं रेप के ऊपर कि ये राजस्थान तो मर्दों का राजस्थान है। बताइए क्या करें, कांग्रेस से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, और क्या उस सरकार से कर सकते हैं, और क्या उस मंत्री से कर सकते हैं, और क्या उनकी पुलिस से कर सकते हैं अपेक्षा? देखिए त्रिशूल जी, मात्र एक एफआईआर दर्ज कर लेने से कोई भी व्यक्ति जो है वह दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। अभी उसका पूरा ट्रायल कंडक्ट होगा, अभी चार्जशीट फाइल होगी, एविडेंस होंगे, और एविडेंस होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद जो है डिसीजन सुनाया जाएगा, और उसके बाद भी अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके पास राइट टू अपील है, जो रोहित जोशी जी हैं उनके पास। तो आज तो मात्र एक एफआईआर दर्ज जो है वह हुई है, और एक एफआईआर पर ही इस प्रकार से बवाल मचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी कुंठित मानसिकता और राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण ही सिर्फ और सिर्फ महेश जोशी जी की राजनीति जो है उस पर कुठाराघात करने के लिए इस प्रकार का कदम जो है वह उठाया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो महिला है, अगर आप उस एफआईआर को देखेंगे तो महिला ने यह एफआईआर में साफ तौर पर कहा है कि उनकी और रोहित जोशी की दोस्ती थी, कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। उनकी और रोहित जोशी की दोस्ती थी, फेसबुक के माध्यम से वह दोस्त बने, और कई बार देश के विभिन्न जगहों पर उन्होंने एक साथ जो है यात्राएं करी, चाहे वह मनाली हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह राजस्थान का सवाई माधोपुर हो, और कई जगह पर उनके बीच में यह एलिगेशन लगाया गया है महिला के द्वारा कि उनके बीच में शारीरिक संबंध बने। अब महिला का यह एलिगेशन है कि उन्होंने फोर्सफुल जो है तरीके से शारीरिक संबंध बनाए हैं, परंतु यह सिर्फ और सिर्फ एफआईआर में कहा गया है। और अगर यह सत्य भी हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सामान्य विवेक जो रहता है वह यह कहता है कि एक महिला के साथ अगर एक बार कोई दुष्कर्म हो जाता है तो वह तत्काल जा करके एफआईआर जो है, या कोई आवेदन जो है वह तो देती है अपने थाने में, अपने घर परिवार वालों को तो बताती है, परंतु निरंतर रूप से उनका कहना है कि लगातार मेरे साथ जो है दुष्कर्म हो रहा था, और विभिन्न जगहों पर वह यात्राएं भी कर रही थी उसी समय रोहित जोशी जी के साथ में। तो यह तो एक बिल्कुल अनुचित है, यह तो विवेक के परे है कि किस प्रकार से अगर आपके साथ दुष्कर्म हो रहा है, पहले दुष्कर्म हो चुका है, तो आप उसी व्यक्ति के साथ जो है मनाली जा रहे हैं घूमने के लिए, और फिर आप कह रहे हैं कि वहां पर भी दुष्कर्म हुआ, फिर आप दिल्ली जा रहे हैं घूमने के लिए, फिर कह रहे हैं वहां पर भी दुष्कर्म हुआ। तो यह तो सामान्य विवेक से परे है कि किस प्रकार की चीजें जो है सामने आ रही है। फिर एफआईआर में उनका कहना है कि वह उनके घर वालों को भी धमका रहे थे, तो अगर घर वालों को धमका रहे थे तो इस संबंध में एफआईआर क्यों नहीं उनके घर वालों ने दर्ज कराई पहले? और जब घटना जो है वह राजस्थान की है तो आखिर दिल्ली में जाकर के एफआईआर क्यों दर्ज होती है? यह सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सारी चीजें कराई जा रही है, ताकि राजस्थान में जो एक सुचारू रूप से सरकार चल रही है
उनके सुचारू रूप से सरकार चलाने को रोका जाए, मंत्रियों पर लांछन लगाया जाए, उनके परिवारजनों पर लांछन लगाया जाए। इस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है रणनीति बना करके सारी चीजें कर रही है। ठीक है श्याम जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, जयेश गुरनानी को? श्याम जी, आपने सुना जयेश गुरनानी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं? राजस्थान सरकार को अगर भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है बदनाम करने की, मुझे ये बताए विधानसभा में को किसका मंत्री बोलता है कि बलात्कार तो यहाँ होना सामान्य है, राजस्थान मर्दों का राज्य है? ये किसका मंत्री बोलता है? ये जवाब देंगे? किसके मंत्री बलात्कार के सजा काटते काटते अब तो जीवित ही नहीं रहे? भगवती देवी कांड राजस्थान भूला नहीं है। किसके मंत्री थे वो? क्या बीजेपी का नेता था? सतना मदेरना और मलखान बीजेपी का नेता था? क्या बात करते हैं? इनका चरित्र है ये वैसा? कांग्रेसियों का चरित्र है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, बहन बेटियों का घर पे निकलना मुश्किल हो गया, घर से निकलना रोड पे सुरक्षित नहीं है, थानों में सुरक्षित नहीं है। थानों में बलात्कार की घटना है। पीड़िता थाने में गई मुकदमा दर्ज कराने, थानों में बलात्कार की घटनाएं हुई है और उन पे लिपापोती हुई है। ऐसी बात करते हैं आप? आज जब से कांग्रेस ने सत्ता संभाली है, एक दिन का अखबार उठा के दे दीजिए मुझे जिसको बलात्कार की घटना का जिक्र ना हो। और बात करते हैं आपकी ये कद्दावर नेता को बदनाम किया जा रहा है। महेश जोशी जी के खुद के मैं बता रहा हूँ कि कई मामले इस तरह के हैं जिसमें इन्होंने पुलिस को प्रभावित करके पीड़ितों को बहुत ही शर्मनाक तरीके से दबाने की कोशिश की है। प्रभावित दिखा के, डरा के, धमका के दबाने की कोशिश की है। दिनेश जी, अब इसमें क्या होगा आगे मामले में? अब जो 18 मई को पेश होने के लिए कहा है, तो क्या अगर रोहित जोशी वहां पर पेश होंगे तो क्या गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस? निश्चित तौर पे हो सकती है। मेरे को लगता नहीं है कि रोहित जोशी जाए तो उनका पोटेंशियल टेस्ट भी होगा। कई जो फॉर्मेलिटीज होती हैं एक कानूनन इस मामले में गिरफ्तारी से पहले वो करेंगे। इनके बयान भी लिखेंगे, वो इन घटनाओं की सत्यता को वो ये पूछेंगे कि भाई ये हुआ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मुझे लगता नहीं है कि शुरुआत में पहले दिन ही इनको गिरफ्तार कर किया जा सकता है। सब यही है, इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ में पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है या दोबारा उनको बुलाती है पूछताछ के लिए कि आज हमने पूछताछ कर ली, अगली बार बुलाएंगे। जैसा बाबूलाल नागर के केस में हुआ था, पहले बुलाया था, तीसरी बार गिरफ्तारी हुई थी राजस्थान सरकार में। तो हो सकता है कि जांच करें, जांच में सत्यता की जांच करें, कितनी सत्यता है और जो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए हैं, इनके बयान है, उनमें कितना विरोधाभास है, ये सब चीज देखी जाएंगी। अभी से इस मामले में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अभियुक्त हो जाएगा दोषी या कुछ, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन आपने देखा होगा कि तेजेंद्र बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार करती है, हरियाणा पुलिस उसे रोक लेती है और दिल्ली पुलिस वापस ले जाती है। तो क्या लगता नहीं है कि पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित है? और ये सबसे ताजा उदाहरण है इस मामले में। वाले मामले में तो कई यात्रा नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ रोहित जोशी जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस ने नोटिस देके बुलाया है उसको। तो एक ने एक दिन जाना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि भाई अगर उसको गिरफ्तारी से डर लग रहा है तो अग्रिम जमानत लगा दे। अगर रोहित जोशी को ये लग रहा है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तो उसके पास अग्रिम जमानत पे ले सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत लगा सकता है और राजस्थान हाई कोर्ट से ट्रांजिट बेल मिल सकती है उसको। ठीक है, दिल्ली जाए, उनसे पूछताछ करे तो तक की। ठीक है जयेश गुरनानी जी, राजस्थान लगातार कई मामलों में एकदम इस तरह से सामने आ रहा है कि अपराध को और वहाँ पर जो महिलाओं के प्रति अत्याचार है उसको अगर देखा जाए तो वो पूरे देश में चर्चित हो रहा है। कोई भी मामला उठा के देख लीजिए आप।
रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ही मध्य प्रदेश आज भी टॉप पर है महिलाओं के विरुद्ध अपराध में। और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर जो लोग राजस्थान पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वह पहले अपने गिरबान में झांक लें और देख लें कि उनके प्रदेश में जहां पर उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, उनकी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री है, वहां पर क्या हालत है, वहां पर क्यों महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले तो अपने गिरेबान में झांक लें। और दूसरी बात, जहां तक अगर बात करते हैं कि रोहित जोशी जी का जो मामला है उसकी अगर हम बात करते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ एफआईआर हुई है। अभी नोटिस जो है उनके घर पर चस्पा किया गया है और उनके पास कानूनी अधिकार है कि वह एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दें, अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर दें। क्योंकि एफआईआर जो है वह दिल्ली में हुई है तो उन्हें दिल्ली सेशंस कोर्ट में ही इसको अप्लाई करना होगा एंटीसिपेटरी बिल को। और मुझे पूर्ण यकीन है कि जिस प्रकार से एफआईआर ही दर्ज हुई है, अगर एफआईआर को ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह जो सिर्फ और सिर्फ एक बनावटी केस है, यह कोई वास्तविक घटना नहीं है। क्योंकि निरंतर रूप से एफआईआर में यह कहा गया है कि कई बार महिला को होटल में ले जाया गया और होटल में ले जा करके शारीरिक संबंध बनाए गए। तो आप खुद ही सोचिए कि कोई महिला आखिर होटल में क्यों जाएगी। अगर कोई व्यक्ति उसे बुलाता है तो वह कोई भी महिला होटल में क्यों जाएगी। और अगर एक बार चली गई उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है तो वापस से किसी दूसरी जगह में, किसी दूसरी सिटी में वापस से होटल में जाकर के अपनी आईडी जमा करके पति पत्नी के रूप में होटल में कैसे आप ठहर सकते हैं। तो यह जो चेन्स ऑफ इवेंट्स है, अगर आप उनको देखेंगे और आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है यह पूरा केस जो है बनाया गया है, इसमें वास्तविकता की कमी है। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है मुझे लगता है कि रोहित जोशी जी को पूर्ण रूप से मिल जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति के ऊपर पूर्ण विराम लगाने के लिए यह सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, चार्जशीट फाइल हो जाएगी, तब यह समझ में आएगा कि आखिर कितने इसमें जो राजनीतिक आका हैं दूसरी पार्टी के, उनका कितना हस्तक्षेप था। यह केस दर्ज कराने में यह महिला कौन थी, यह महिला के कंधे पर आखिर बंदूक रख के किसने चलाई, यह सारी चीजें सामने आएगी। और आज की स्थिति में यह कहना कि रोहित जोशी जो है उन्होंने कोई अपराध किया है, यह निश्चित रूप से एक बहुत ही बेबुनियादी बयान होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथी जो है वह कह रहे हैं। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई है, अभी पूरा क्रिमिनल ट्रायल बाकी है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाकी है। जब यह सिद्ध होगा, जब सारी चीजें एविडेंस आएंगे, उसके बाद यह पता चलेगा कि यह घटना में कितनी सत्यता है। श्याम जी, आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी अपने गिरेबान में झांक कर देखे, मध्य प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखे और रोहित जोशी पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाए। ये तमाम बातें कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, मैं एक पूछना चाहूंगा कि गिरेबान में झांकने की जो बात ये कह रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती कि राजस्थान में बलात्कार, महिला दुष्कर्म के मामले में प्रदेश नंबर 1 है। ये गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? और वो महिला जिसके साथ अभी जिसने मामला दर्ज कराया है, वो महिला अगर रोहित जोशी के साथ घूम रही थी या रोहित जोशी के साथ किसी साथ से ये कह रहे विरुद्ध अपराध में आप देखिए और पूछिए आपके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान से कि आखिर उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है। इस प्रकार की चीजें क्यों उत्पन्न हो गई मध्य प्रदेश में? जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास सुन लीजिए। यही संस्कार है इनके। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में अभी कुछ दिनों की घटना है, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसको मार करके कुएं में लटका दिया गया। क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। और रोहित जोशी अगर इतना ही अगर सही है तो पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं करता? आज तक पुलिस आई थी तो उसका केस क्यों नहीं हुआ और वह थाने क्यों नहीं गया? जाना चाहिए। आपको क्या न्यायपालिका से आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है और एक तरफ ये दोहरा चरित्र है इनका, एक तरफ सहयोग नहीं करते। आप जाए, अगर आप निर्दोष हैं तो क्यों नहीं जा रहे? क्यों चस्पा कराने की नौबत आई? क्यों आगे बगे घूम रहे, मुंह चुकाए घूम रहे? ये तो ये जाइए, सामना करिए, अपने जो भी आपको कहना है अपना बयान दीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका ये बगे बगे छुप रहे। ठीक है दिनेश जी,
क्या लगता है कि कानून के अनुसार ही काम चलेगा या फिर राजनीति के अनुसार चलेगा? आप किस तरह देखते हैं? कानून के अनुसार ही काम चलेगा। रोहित जोशी को कानून की राय लेनी चाहिए, कानून सम्मत काम होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने मात्र से वो अपराधी नहीं हो गए, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। और अभी जैसे मेरे भाई श्याम जी कह रहे थे वो क्यों नहीं जाते, अभी आज नोटिस आया है, आज नोटिस चिपकाया है, 18 तारीख से पहले उनको जाना है कि नहीं जाना है, क्या कानून का सहारा लेना है, अग्रिम जमानत लगानी है। ये एक भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। उन अधिकारों को काम में रोहित जोशी अगर मान लो मंत्री का बेटा है तो सारे अधिकार खत्म थोड़ी हो गए उसके। उन अधिकारों को काम में लेगा, उन अधिकारों के तहत चलेगा और कानून सम्मत। मैं तो कह रहा हूँ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए इस मैटर में। अगर पीड़िता की गलती है तो पीड़िता को भी एहसास होना चाहिए। और क्योंकि ये तो एक्यूज है ही अभी आज की डेट में, एफआईआर में नाम है उसका, लेकिन एविडेंस आने दो। अभी एविडेंस कुछ आई नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने मात्र से आज महेश जोशी को खलनायक बनाने की चेष्टा की जा रही है। अरे महेश जोशी बात है एक, उसको क्यों खलनायक बनाया जा रहा है? वो मंत्री है, क्या उसका इतना दोष हो गया क्या? उसको अभी रहने दो, अभी एविडेंस आने दो, अभी सब कुछ होने दो। और यदि फिर भी उसने अपराध सिद्ध होता है तो वो भुगतेगा, बालिग है, भुगतेगा। महेश जोशी क्या करेगा उसमें? लेकिन एफआईआर में राजस्थान की पुलिस पर भी आरोप लगाया गया है। राजस्थान की पुलिस पे आरोप लगाया वो आज का नहीं है, 2-3 महीना पहले की घटना का आरोप है। मैं कह रहा हूँ अगर आरोप लगाया है और जिस थानेदार के ऊपर लगाया है उस थानेदार का नाम खुलासा क्यों नहीं करते? कौन है फला थानेदार, फला नाम था, उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया और फला मिला। क्या 3 महीने में क्या एक भी टाइम ऐसा नहीं मिला विक्टिम को जो अपने आप भी किसी को कह सकती थी? वो कोर्ट कचहरी समय एक एप्लीकेशन दे देती और कुछ नहीं तो एक गुप्त चिट्ठी लिख देती, महिला आयोग को लिख देती, कहीं लिख देती, 50 फॉर्म है। इसलिए जांच होने तो जांच के बिना किसी व्यक्ति को इस तरह से कहना मेरी नजर में तो ठीक है। जयेश गुरनानी जी, क्या लगता है कि राजस्थान में तमाम मामलों में जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है उस पर कहीं ना कहीं गहरा चिंतन होना चाहिए? चिंतन तो राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान में हो रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो चिंतन होना चाहिए वो बहुत आवश्यक है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी जो अगर चिंतन अगर शीर्ष नेतृत्व करना चाहता है तो स्वतंत्र है, वह कर सकता है। परंतु आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे रोहित जोशी जी के मामले की, तो आप देखेंगे कि अगर हम कानून की भी बात करें तो कानून में भी यह एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उस व्यक्ति को इनोसेंट ही माना जाता है, गिल्टी नहीं माना जाता है। परंतु आज आप देखिए क्या हो रहा है। आज आप देखिए मीडिया, ट्विटर, सोशल मीडिया पर क्या चीजें वायरल हो रही है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया पर ही यह तय हो जाएगा कि रोहित जोशी जी ने रेप किया है या नहीं किया है। आज इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, एक मीडिया ट्रायल कंडक्ट की जा रही है, यह कहां तक उचित है मैं यह पूछना चाहता हूं। क्योंकि आज की तारीख में जो कुछ करना है कोर्ट को करना है। क्या न्यायालय जो है वह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव में और ये जो सोशल मीडिया का दबाव है यह सब देखकर ही अपना निर्णय सुनाएगा या फिर एविडेंस लेगा? एविडेंस लेने के बाद विटनेस एग्जामिन करेगा, विटनेस एग्जामिन करने के बाद चार्जशीट देखेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। कोर्ट को अपना काम करने दिया जाना चाहिए, उस पर कोर्ट पर प्रेशर नहीं बनाया जाए, यह इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परंतु आज की तारीख में जो माहौल मुझे दिख रहा है कि पूरे देश में किस प्रकार से रोहित जोशी के विरुद्ध माहौल बनाया जा रहा है, तो यह बहुत ही निंदनीय है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि रोहित जोशी जी की मात्र और मात्र एक गलती है कि वह सिटिंग मिनिस्टर के बेटे हैं। अगर वह सिटिंग मिनिस्टर के बेटे नहीं होते ना तो इतना बड़ा माहौल भी नहीं बनता। और सिर्फ रोहित जोशी जी के ऊपर जो है आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि महेश जोशी जी की राजनीति को
बदनाम किया जाए, महेश जोशी जी को परेशान किया जाए। तो यह सारी चीजें जो है एक आम व्यक्ति, एक आम मनुष्य समझ रहा है, और यह सारी चीजें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए, सारी चीजें तय हो जाएगी। तब तक के लिए यह भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ के कह रही है कि रोहित जोशी जी ने रेप किया है, दुष्कर्म किया है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अभी पिछले महीने ही 3 भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो है वह दुष्कर्म करते हुए किसी विदेशी महिला के साथ पकड़ाए गए थे एक पार्लर में। तो आखिर क्या वह लोग भी आरोपी हैं या वह लोग भी दोषी सिद्ध हो गए? आप मुझे बताइए, वह लोग आरोपी हैं, दोषी सिद्ध हो गए? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वह बताएं, इस चीज को साफ करें कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जो है वह कोई अपराध घटित करता है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है, तब वह जो रहता है वह सिर्फ एक जो है अक्यूज्ड रहता है, वह कन्विक्टेड नहीं रहता है। तब यह लोग उसको बोलते हैं कि अभी तो सिर्फ एफआईआर हुई है, और जब यही कांग्रेस पार्टी का मामला आता है तब यह बढ़ चढ़ करके चिल्ला चोट करने लगते हैं कि रेप हो गया है, रेप हो। अरे किस बात का हुआ है भाई? अभी तो कोर्ट को निर्णय सुनाना है उस बात पर, अभी से आप कैसे तय कर लेंगे? ठीक है श्याम जी, देखिए पूरी तरह कांग्रेस बचाव कर रही है और पूरा आरोप आपके ऊपर मढ़ रही है कि बीजेपी इस मामले को बढ़ा रही है, जबकि ऐसा मामला नहीं है। देखिए चंद्रशेखर जी, यह जो मामला है बीजेपी को बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। इस मामले को बीजेपी का ये कोई विषय नहीं है। विषय यह है कि राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही है। विषय यह है कि राजस्थान में जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके दलितों के साथ अत्याचार क्यों हो रहे हैं। विषय यह है कि एक महिला को जो थाने में गई उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और उसको दिल्ली जाके मुकदमा दर्ज कराना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ। विषय यह है कि राजस्थान में जहाँ एक तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि एक हम पॉलिसी लाए हैं जिसमें हर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी हर थाने को, बिल्कुल, तो वो अब जो पॉलिसी है वो अब कहाँ गई, वो पॉलिसी क्यों नहीं उसका मुकदमा दर्ज किया गया। तो प्रश्न कई है, बात ये नहीं है, कई प्रश्नों के बीच में ही ये सब उलझा हुआ है। समय समाप्त हो रहा है। दिनेश वशिष्ठ जी, श्याम झा जी, जयेश गुरनानी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। राजस्थान में सियासी पारा हाई है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस गिरफ्तारी का नोटिस लेके जयपुर पहुंच गई है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि रोहित जोशी की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, आखिर आने वाली 18 तारीख को क्या होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।